त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे। यहाँ उन्होंने ऊनाकोटी और पश्चिमी त्रिपुरा जिले में भाजपा की विजय संकल्प रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने त्रिपुरा के बच्चों को लालटेन जलाकर पढ़ते देखा है, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से त्रिपुरा के हर गांव में बिजली पहुंची है। 2018 में लोगों ने बीजेपी को जीरो से हीरो बना दिया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने सीपीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि सीपीएम के राज में त्रिपुरा को कुछ नहीं मिला। बीजेपी सरकार बनने के बाद यहाँ लोगों को पानी, शौचालय और बिजली की सौगात मिली है। और तो और यहाँ 12 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिल चुका है। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में साफ किया कि हम संसद में हर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने इस बैठक में यह भी कहा कि सभी बजट और अंतरिम बजट मिलाकर हमें 25 बजट का अनुभव मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। सभी वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ मिला है। उन्होंने सभी सांसदों को ये संदेश भी दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों से संवाद करें और उन्हें ये बताएं कि उनको इस बजट में क्या खास मिला है। आर्थिक कंगाली से गुजर रहा पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। इसके बावजूद पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कश्मीर राग अलापा, जिसके बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि चाहे जो भी कहे या माने, संपूर्ण केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे और रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के इस प्रतिनिधि मंडल से कुछ भी नया करने की उम्मीद नहीं करते हैं। यह प्रतिनिधि मंडल असुरक्षा की गहरी भावना को आश्रय देता है और भारत की धर्मनिरपेक्ष साख और मूल्यों से घृणा करता है। लेकिन भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा से लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपमानित टिप्पणी करके चौतरफा घिर गए हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी से बयान वापस लेने की अपील की है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह निंदनीय है। तो वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगे। राहुल ने हिंदुओं और गोरखनाथ मठ का अपमान किया है। बता दें कि राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वह जो कहते हैं वो नहीं करते। वह अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वह धार्मिक नेता नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने और भी अपशब्द कहे हैं जिनकी निंदा हो रही है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से भयानक तबाही जारी है। भारत ने भूकंप की मार झेल रहे तुर्की को भूकंप राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। भारत की ओर से भेजी राहत सामग्री की खेप में एक विशेषज्ञ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल खोज और बचाव दल शामिल है। इसमें पुरुष और महिला दोनों कर्मी, अत्यधिक कुशल डॉग स्क्वाड, चिकित्सा से जुड़ी उन्नत ड्रिलिंग उपकरण और सहायता प्रयासों के लिए आवश्यक अन्य उपकरण शामिल थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी। बता दें कि तुर्की और सीरिया में भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,300 के पार पहुंच गई है। वहीं तुर्की प्रशासन का कहना है कि अभी तक 5,606 इमारतें गिर चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पार्टी की आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने विधानसभा के कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। बाला साहेब थोराट ने पत्र लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे हाल ही में हुए नासिक विधान परिषद के चुनाव के सिलसिले में पार्टी के भीतर हुई राजनीति से परेशान थे। बता दें कि नासिक विधान परिषद के चुनाव में सत्यजीत तांबे निर्दलीय लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। उन्होंने तब कांग्रेस पर उनके परिवार और थोराट को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया था। कड़े शब्दों में लिखे गए पत्र में थोराट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में नाना पटोले के साथ काम करना संभव नहीं है। थोराट ने लिखा कि नासिक में महत्वपूर्ण चुनावों के दौरान भ्रम और गलतफहमी के लिए अकेले पटोले जिम्मेदार हैं।
दिल्ली के चर्चित श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला को आज साकेत कोर्ट में बंद कमरे में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस की ओर से पूनावाला के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले को 21 फरवरी को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीती 24 जनवरी को 6,629 पेजों की चार्जशीट साकेत कोर्ट में फाइल की थी, जिसमें 150 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद अब 7 फरवरी को आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया गया है। इससे पहले आफ्ताब की ज्यादातर पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई थी, लेकिन आज आफ्ताब को बंद कमरे में पेश किया गया था। पाकिस्तान की महाकंगाली अब देश के लिए बड़ा दवा संकट ला सकता है। पाकिस्तान की 10 दवा निर्माता कंपनियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चेतावनी दी है कि वे उत्पादन बंद कर सकती हैं। इन कंपनियों ने कहा कि रुपए के दाम में ऐतिहासिक गिरावट आने की वजह से उत्पादन की लागत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिन से ज्यादा दवाइयों का स्टॉक अब उत्पादन करना और उसे मुहैया कराना उनके लिए पूरी तरह से असंभव हो गया है। पाकिस्तानी दवा उद्योग ने धमकी ऐसे समय में दी है जब पाकिस्तानी रुपए के दाम में डॉलर के मुकाबले जुलाई 2020 से अब तक 67% की गिरावट आई है। आज भारतवंशी दुनिया में बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रहे हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल में सेकेंड ईयर की भारतीय अमेरिकी छात्रा अप्सरा अय्यर को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। लॉ रिव्यू के 136 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी भारतीय मूल की महिला ने यह पद संभाला है। हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित होने वाली लॉ रिव्यू एक ऐसी संस्था है जो विधि क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले जर्नल के लेखों की समीक्षा और चयन का काम करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। द हार्वर्ड क्रिम्सन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष चुना गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने हजारों पुजारियों ने वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब मौलवियों को वेतन दिया जा सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। इसमें दिल्ली बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के लोग भी शामिल थे। अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने हनुमान चालीसा के साथ पुजारियों ने धरना प्रदर्शन किया। पुजारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार जब तक उन्हें वेतन नहीं देगी और सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम नहीं करेगी, तब तक यह धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये तो तमाम पंडित पुजारियों की हुंकार है। हम 2024 में इन्हें दिखा देंगे कि सनातन धर्म की क्या ताकत है। उत्तराखंड में मानकों के विरुद्ध संचालित हो रहे निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कराने को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के अध्यक्ष निधि छिब्बर से मुलाकात की। गीता खन्ना ने बताया, आयोग के निरीक्षण के दौरान राज्य के ल्यूसेंट स्कूल प्रबंधन की ओर से फीस के एवज में अभिभावकों से मोटी धनराशि वसूलने को लेकर शिकायत की है। इसके साथ ही राज्य के ब्राइट एंजल स्कूल प्रशासन पर स्कूल के पठन पाठन के समय छात्रों को मदरसों में नमाज पढ़ाने, स्कूली छात्रों और शिक्षिका के हिजाब पहनने, आयकर से बचने के लिए शिक्षकों के खातों में मोटी धनराशि ट्रांसफर कराने और बाद में आधी रकम वापस देने की शिकायत की है। इतना ही नहीं, धार्मिक कट्टरपंथ को पहली प्रमुखता देते हुए मुस्लिम शिक्षकों को अधिक वेतन देना और बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही के मुद्दे पर चर्चा की। यूपी में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नए संस्कृत कॉलेज खोले जा रही है। राज्य में कुल 24 नए संस्कृत कॉलेज खोलने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पहल की है। इंटरमीडिएट स्तर के इन राजकीय विद्यालयों में संस्कृत माध्यम से पढ़ाई होगी। हाल ही में हुई बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने नए राजकीय संस्कृत विद्यालय खोलने के निर्देश दिए थे। बता दें कि यूपी में संस्कृत विद्यालयों की संख्या करीब 1246 है, लेकिन सरकारी संस्कृत विद्यालय सिर्फ 2 हैं। इनमें से एक बदोही में है और एक चंदौली में है। तो वहीं अब माना जा रहा है कि 2 चरणों में संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे, जहां इंटरमीडिएट तक पढ़ाई होगी और इन्हें आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हुआ है। गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी आई है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए 2 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित हुए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद सरकार ने स्थानीय लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में 50,000 नौकरियां देने का वादा किया था। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के क्षेत्र सहित कई शासकीय सुधार किए हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनवरी 2023 तक
सरकार ने युवाओं के लिए 2,12,99 रोजगार सृजित किए हैं। भारतीय स्टार्टअप तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में लगभग $926 मिलियन के 22 बिजनेस डील किए हैं और इन्होंने जनवरी के दौरान लगभग $1.2 अरब की रकम जुटाई है। शुरुआती चरण के स्टार्टअप को 67 डील में $265 मिलियन मिले हैं, जबकि 12 ने स्टार्टअप की ट्रांजैक्शन का खुलासा नहीं किया है। समाचार एजेंसी IANS ने स्टार्टअप न्यूज पोर्टल एंड ट्रेकर की एक शाखा फिन ट्रेकर की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि शुरुआती दौर के स्टार्टअप के लिए औसत डील साइज लगभग $4 मिलियन था और इन्होंने इस वर्ष $1.2 अरब की रकम जुटाई है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम के उपकप्तान KL राहुल ने नागपुर टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। KL राहुल ने यहां प्लेइंग 11 को लेकर बात की और साथ ही भारतीय टीम किस तरह कंगारू का सामना करने जा रही है उसके बारे में विस्तार से बताया। KL राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुभमन गिल की जगह अभी तय नहीं हुई है, यह एक मुश्किल फैसला है। बता दें कि शुभमन गिल लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में हर कोई उम्मीद कर रहा है कि उन्हें यहाँ मौका मिल सकता है। तो वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज 9 फरवरी से शुरू हो रही है, जिसका पहला मैच नागपुर में खेला जाना है।